साक्षरता अभियान। जी खबरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम सच के साथी अभियान भी चला रहे हैं। इस कोविड और विधानसभा चुनाव में फैल रहे दुष्प्रचार से लोगों को बचाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। आप भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट के साथ इनके जवाब। हमारी साथी ज्योति जी चैट बॉक्स में विश्वास न्यूज का टिपलाइन नंबर भी शेयर कर रही हैं। आप इस पर कोई भी संदिग्ध फोटो, फर्जी खबरें या वीडियो हो तो भेजिए, हम इसका सच आप तक पहुंचाएंगे। विश्वास न्यूज हिंदी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया और असमी समेत कई भाषाओं में है। तो ये मत सोचिए, अगर इनसे संबंधित भी आपके पास कोई संदिग्ध मैसेज या पोस्ट है तो आप हमें भेजिए, हम उसका पता लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान हमारी तरफ से एक पीडीएफ भी दी जाएगी, जिसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, और जो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेजेगा, जिसकी सबसे ज्यादा रीच होगी, उन टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से कस्टमाइज टी शर्ट भी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सच के साथी का आज का वेबिनार। आज मेरे साथ कार्यक्रम का संचालन करेंगी मेरी साथी प्रज्ञा शुक्ला जी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के सच के साथी कार्यक्रम के तहत लखनऊ के मतदाताओं के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सच के साथी कार्यक्रम हम इससे पहले भी कई बार ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ये हमारा आज 5वां पार्ट है, जिसके तहत हम 5 जिलों में जा रहे हैं। यूपी के अलावा पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी हमने इसमें कार्यक्रम किया था। सबसे पहले हमारा सच का साथी प्रोग्राम था विश्वास न्यूज ने अप्रैल 2019 में इसकी मुहिम शुरू करी थी। देश के 3 राज्यों के नए शहरों में फैक्ट चेक पर इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसका काफी अच्छा परिणाम सामने आया था। इसके बाद फरवरी 2020 में सच के साथी 2 का आयोजन किया गया। इसमें हेल्थ फैक्ट चेक अभियान को हम लेकर आए थे। इसमें लोगों को कोविड-19 संक्रमण और इससे जुड़े दुष्प्रचार से बचाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय इतना दुष्प्रचार फैला हुआ था कोविड दौरान कि फर्जी खबरें इतनी तेजी से फैल रही थी और कोविड के बारे में इतनी फर्जी खबरें थी कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी तरफ से उसको रोकने के प्रयास किए गए। इस कार्यक्रम में 5 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। फिर बिहार चुनाव के दौरान भी हम सच के साथी अभियान के तहत सामने आए थे। हमने अक्टूबर 2020 से में 5 शहरों के लिए ऑनलाइन अभियान चलाकर हजारों लोगों को चुनाव के दौरान फैलने वाले दुष्प्रचार से बचने का प्रशिक्षण दिया था। फिर यस फॉर वैक्सीन सच के साथी 4 हमारा अभियान आया। इसमें कोविड वैक्सीन से जुड़ी फर्जी सूचनाओं के बारे में लोगों को बताया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वो किस तरह से इससे बचें। ये कार्यक्रम 2021 में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के 12 शहरों में हुआ और इसमें वहां के कई पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था। अब हम 5वें अभियान के तहत कोविड और विधानसभा चुनाव के दुष्प्रचार से बचने के तरीके बताएंगे। अब देखिए, हमारा जो एजेंडा है कि आपको बताएं कि मतदान जरूरी है, आपका कर्तव्य है। कोविड-19 से कैसे बचें, इसके लिए आपको सुझाव भी देंगे। इस दौरान गलत या भ्रामक मैसेज कैसे करें, इसके तहत हम आपको फैक्ट चेकिंग टेक्निक्स भी बताएंगे और आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करेंगे। जो हमारे जो टूल्स हैं उस टूल्स की पीडीएफ शेयर करेंगे कि हमारे अलावा आप भी अपने तरफ से इन तरह की फर्जी खबरों की पड़ताल खुद भी कर सकें। इसके अलावा अपने परिवार, दोस्त या सहकर्मी को भी उस बारे में बताएंगे और उनके भी पूरे देश में फैले और लोगों को जागरूक करें। मैं ज्योति जी से कहूंगा कि एक बार वो अपनी टूल शेयर कर दें, जिससे शेयर करेंगे जो लोग वहां वो उसको देखें। ये है हमारे एक्सपर्ट पैनल। सुधीर पाल जी एडीआर के मेंबर हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। उसके बाद एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर संजय मोहन जौहरी जी। संजय मोहन जौहरी जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। फिर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कैरियर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष वर्मा जी। हमारी एक गेस्ट हैं मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की कॉम की हेड प्रोफेसर सुनैना अस्थाना जी। और फिर हमारे पास आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय कुमार जी। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो पूछिए, हम भी इनसे सवाल पूछेंगे और इस बारे में इनकी राय जानेंगे और आपके सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब मैं आपको अपने टीम के बारे में कुछ बताता हूँ कि हमारी जो टीम है,
हमारे टीम राजेश उपाध्याय जी, एडिटर इन चीफ विश्वासन्यूज.com के, मैं शरद चीफ सब एडिटर, और मेरी साथी प्रज्ञा शुक्ला जो सीनियर सब एडिटर हैं विश्वास न्यूज में। ये हमारी बाकी टीम है। प्रत्युष रंजन जी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर विश्वास न्यूज के। पल्लवी जी जो इस टाइम हमारे साथ में मौजूद हैं, मेरा सहयोग कर रही हैं, क्वालिटी मैनेजर हैं। अभिषेक पराशर जी हैं चीफ सब एडिटर हैं विश्वास न्यूज में, और मेरी बाकी टीम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के अगले पहलू से जानते हैं। ये शेड्यूल है एक्चुअली, हमारा कानपुर में प्रोग्राम हो चुका है, फिर हम चंडीगढ़ गए थे पंजाब में, हमने वहाँ के लोगों को इस बारे में अवगत कराया और उनको फैक्ट चेकिंग के सारे टूल्स बताए। फिर कल भी हमारा लखनऊ में एक प्रोग्राम था और आज भी हम लखनऊ में हैं। फिर नेक्स्ट डे कल हम गोरखपुर में जाएंगे और फिर वाराणसी में जाएंगे। इस तरह से हम 5 जिले कवर करेंगे और 2 राज्यों को कवर किया जाएगा। तो इसमें जिसमें उनको चुनाव और जितने भी फर्जी खबरें हैं कोविड से रिलेटेड, उन सबको उनके बारे में बताया जाएगा। सवाल करना चाहूंगा सुधीर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, अब आपकी आवाज मुझे सुनाई दे पा जी। जी। अच्छा सुधीर जी, असल में आप एडीआर से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, बल्कि मैं क्या सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप एडीआर में बेसिकली इतना सारा डेटा लाते हैं चुनाव से रिलेटेड, राजनीतिज्ञों से रिलेटेड और सभी से, उनकी संपत्ति, उनके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड और जितना भी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तरह से विश्वसनीय डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कितने चरणों में पूरा ये होता है कलेक्शन, और किन किन स्टेप्स के थ्रू ये गुजरता है सारा? जी, मैं झारखंड में देखता हूँ एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के जो चुनाव संबंधी काम है, खासकर हमारा कुल सरोकार है जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और जिसको कहा जाए कि ओवरऑल गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की बात हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और 1999 में ये संस्था बनी है और 1999 से लेकर अभी तक। तो हम लोग जो खासकर हाल के दिनों में जिसको कहा जाए फेक न्यूज का या फेक इंफॉर्मेशन, ये चीजें काफी तेजी से बढ़ रही है। और हमें थोड़ा गर्व इस बात पर है कि एडीआर के डाटा को अभी तक कोई भी डाटा ऐसा नहीं रहा जिसको कहीं चैलेंज किया जा सके या जिसको बताया जा सके कि कहीं भी ये फैब्रिकेटेड है। तो मैं अस्थाना जी, शरद जी, मैं जो अपने साथियों को बताना चाह रहा हूँ, असल में हो क्या रहा है इन दिनों कि जब हम कहते हैं कि कई जो बातें आज आप करना चाह रहे हैं, फेक न्यूज से पहले अगर हम सूचना पर आए जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो निश्चित तौर पर अब हम सारे लोग हर समय इंफॉर्मेशन हम जनरेट भी कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे होते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि पब्लिक के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन। तो ये कई बार खासकर इन दिनों जो मीडिया का चलन हो गया है, तो ये अंतर हम करना भूल जाते हैं कि पब्लिक डोमेन में कौन सा इंफॉर्मेशन हो और प्राइवेट इंफॉर्मेशन कौन सा हो। क्योंकि हम सारे लोग हम सारे लोग जो सार्वजनिक जीवन में भी हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी, तो हमारे सार्वजनिक जीवन से संबंधित जो सूचनाएं हैं, सार्वजनिक काम से संबंधित सूचनाएं हैं, उसमें शायद बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन पर आना चाहिए और लोगों को उसको जानने का हक होगा। लेकिन शायद मेरी व्यक्तिगत जो जिंदगी है उसमें हस्तक्षेप जो है, तो हाल के दिनों में देखेंगे गड़बड़ वहीं पर हो रही है कि व्यक्तिगत सूचना और सार्वजनिक सूचना, ये जो यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बीच का जो अंतर है, अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन में देखें या ट्रांसपेरेंसी एक्ट में देखें, तो ये बहुत क्लियरली मेंशन है। तो मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं कि एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच में इस चीज का बहुत करीने से ख्याल रखा जाता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि लोगों को कई बार आश्चर्य होता होगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड या इनकी संपत्ति या इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जानकारी हम कैसे ला पाते हैं। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि एडीआर ने 1999 से एडीआर काम करना शुरू की। और एडीआर ने काम की शुरुआत जो आईएम के कुछ प्रोफेसर्स हैं, जगदीप छोकर जी, अजीत रानाडे जी और त्रिलोचन शास्त्री जी ने मिलकर इस संस्था को शुरू किया। तो एक छोटा सा सवाल था कि भाई वोट जब हम देने जाते हैं तो वोट देना हमारा एक कहा जाए कि जहां लीगल राइट्स है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीजन होने के नाते वोट हमको देना चाहिए।
तो क्या वोट डालने से पहले हमको ये जानने का हक नहीं है कि मैं जिसको वोट डालने जा रहा हूं वो कौन है? यहीं से बातें शुरू हुई कि भाई आप तो अनाउंस कर देते हैं, 4 लोग खड़ा हो गए। अब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में या असेंबली का कंस्टिट्यूएंसी इतना बड़ा होता है कि ईच एंड एवरी मतदाता को अपने कैंडिडेट्स के बारे जानकारी नहीं हो सकती। तो सवाल यहीं से हुआ कि ये जो जानने का हक है हमको, क्योंकि हम तो इसको आर्टिकल 19 की तरह अगर आप देखें, उस तर्ज पर अगर आप देखें, तो जब हम वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं इस डेमोक्रेटिक सेटअप को ज्यादा सशक्त बनाने में। तो उस साथ ही साथ हमको ये हक चाहिए कि हम जाने। यहीं से बात शुरू हुई और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया और रिक्वेस्ट किया गया कि जो लोग भी चुनाव में खड़े होते हैं, एटलीस्ट 3 जानकारी कि वो लोग कौन हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरा कि वो उनके खिलाफ क्या कोई, चूंकि स्वस्थ लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या उनको किसी पहले किसी मुकदमे में कन्विक्टेड है कि नहीं है। उनका एक ढंग से कहा जाए कि आपराधिक कोई पृष्ठभूमि है कि नहीं। और तीसरा कि ये जानना जरूरी है क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी को कमजोर करने में, जिसको कहा जाए कि पूंजी या धन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये समझना कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कितने, जिसको कहा जाए कि धन बल में कितने मजबूत हैं। तो वोटिंग राइट तो लोगों का व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन ये सूचना सार्वजनिक होनी चाहिए कि 10 लोग जो खड़े हुए हैं, इन 10 लोगों का प्रोफाइल क्या है। यहीं से बात शुरू हुई और 2000 उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप सारे लोग जानते हैं कि 2002 ऑनवर्ड्स जितने भी चुनाव हो रहे हैं, वहां ये अनिवार्य घोषित कर दिया गया है कि कैंडिडेट्स को अपने बारे जानकारी जो है बजाप्ता हलफनामा में शपथ पत्र दायर करके दिया जाना है। बेसिकली 2 सूचनाएं हम लोगों ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आदेश जो है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी एक आदेश आया। तो आप देख रहे होंगे 2003 के बाद ये सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है, और इसलिए जब कैंडिडेट्स अपना नामांकन करते हैं तो सारे अखबारों में आपको ये जानकारी मिलती है कि किनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, कितनी संपत्ति है, ये जानकारियां मिलती हैं। और इस बार यूपी चुनाव से इलेक्शन कमीशन ने एक और नई चीज शुरू की है कि इवन कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब बताना है कि आप जिस टेंटेड लोग को टिकट दे रहे हैं उसकी जानकारी आप अपने वेबसाइट पर दीजिए विथ रैशनल कि हम इनको क्यों दे रहे हैं। तो ये मूलतः देखिएगा कि लोगों को जो जानने का हक है, इसका ही एक एक्सटेंशन है ये पूरी प्रक्रिया। दूसरा, मैं अब आता हूं कि एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के तहत ये सूचनाएं हम कैसे एकत्रित करते हैं। अच्छी बात ये हुई कि देश भर में आप जैसे बहुत सारे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र साफ सुथरा हो, हमारा गवर्नेंस बेहतर हो, और जो कमिटमेंट है, जो लोक कल्याणकारी राज्य से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं हमारी सरकारें पूरी करें। तो ये एक तरह से एक अभियान है जिसमें औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हम अपना काम कैसे करते हैं कि जब नॉमिनेशन फाइल होता है, तो हमने अभी आपको बताया कि नॉमिनेशन के साथ कैंडिडेट्स जो है बजाप्ता शपथ पत्र शपथ पत्र दायर करते हैं, और शपथ पत्र में बजाप्ता उनको जानकारी देनी पड़ती है कि उनकी प्रॉपर्टी या एसेट्स क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके स्पाउस की इनकम क्या है, ये जानकारी देनी पड़ती है। दूसरा, उनको ये बताना पड़ता है कि अगर कोई मुकदमे उनके खिलाफ लंबित हैं तो किस धारा के तहत लंबित हैं, किस कोर्ट में लंबित हैं। अगर वो पिछले किसी मामले में सजा याफ्ता हैं, 2 साल से कम में हो, अगर 2 साल से ज्यादा हो तो शायद दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी उनको देनी है, और उसके साथ साथ ये इलेक्शन कमीशन ने एक आधार भी बनाया है कि अगर शपथ पत्र में ये जानकारी झूठी होती है, अगर शपथ पत्र में जानकारी गलत दी जाती है, या इवन प्रोविजन तो ये है कि कई लोग जो थोड़ा टेंटेड होते हैं, छिपाने के ख्याल से शून्य लिख देते हैं। तो अगर कोई उसके खिलाफ कंप्लेन करे तो उनका नॉमिनेशन भी रद्द हो जाएगा। ये ईसीआई के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ये व्यवस्था है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टीम, जैसे मान लीजिए मैं झारखंड में हूँ, इसी ढंग से पैन इंडिया अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके साथ पूरी टीम होती है। अगर झारखंड में हमारा चुनाव होता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हमारे जो साथी हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथी जिस जगह नॉमिनेशन होता है, और ईसीआई से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, और ईसीआई ने एक प्रोविजन बनाया है कि हम जैसी संस्थाएं जो पब्लिक डोमेन में सूचनाएं लाना चाहती हैं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जिले में हमारे रिटर्निंग अफसर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इनको ये सूचनाएं जो हैं वेबसाइट पर, ईमेल पर उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र को लेके उसको फिर हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी सेक्शन का मतलब क्या है, आम आदमी को इसकी जानकारी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होती। तो होता क्या है कि शपथ पत्र आपने दे दिया, शपथ पत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है उसके वेबसाइट पर अपलोड हो गया, ईसीआई के साइट पर अपलोड हो गया। तो इसकी एक्सेस या ये जानकारी लोगों तक तो नहीं पहुंची, जो लोग एक्सेस कर पाए वो तो कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ईसीआई के वेबसाइट पर केवल दर्ज हो जाने से लोगों को जानकारी नहीं होगी, या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पोर्टल पर अगर ये सूचना आ जाए तब भी ये आम आदमी तक, गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया कि हम लोगों ने दो चीजें शुरू की। एक तो शपथ पत्र को, हम सारे लोग जानते हैं कि शपथ पत्र जो बड़ा जिसको कहा जाए लीगल टर्मिनोलॉजी में पूरा बनता है, और आजकल तो कोई भी इलेक्शन लड़ने जाता है तो बिना वकील साहब के आप इलेक्शन का नामांकन नहीं कर पाएंगे, जितना टेक्निकल जानकारी देनी पड़ती। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने जो साथी जो पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उन शपथ पत्रों को पढ़ना, समझना, और उसको फिर सरल भाषा में कैसे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो काम आप कर रहे हैं फैक्ट चेक के लिए और सही सूचनाओं के लिए, इसी ढंग से। तो हम लोग क्या करते हैं, मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये आउटरीच में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इन सूचनाओं को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और निश्चित तौर पर जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ इसके जानकार लोग होते हैं, क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, और उनको हम कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो है ये धारा 302 के मुकदमे लंबित हैं, धारा 307 के मुकदमे लंबित हैं, या विमेन एट्रोसिटीज के मामले लंबित हैं। तो जो कहीं ना कहीं उनकी इमेज को नकारात्मक ढंग से समाज में प्रस्तुत करता है। तो निश्चित तौर पर हमें इस बात का ख्याल है कि जिनके बारे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि 3 tiers ऑफ फैक्ट चेक, हम लोग करते हैं कि कहीं से भी मीडिया में जाने से पहले कहीं से भी हमारी ओर से कोई गलतियां न रह जाए, क्योंकि हमारा अनुभव है खासकर बिहार में और झारखंड में, या इवन यूपी में भी कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जैसे कई बार टीवी शो में भी ऐसा हुआ कि देख लेंगे, ये करेंगे, ये सूचना आप कहाँ से लाए। भैया सूचना तो आपने ही दिया, हमने केवल इतना ही किया कि जो इलेक्शन कमीशन के साइट पर था उस साइट से उठा के हमने उसको पब्लिक में पहुंचा दिया, और दूसरा हमने उन धाराओं का मतलब बता दिया। बाकी ये लोगों का निर्णय होगा कि वो किसको वोट डालेंगे नहीं डालेंगे। हम किसी के पक्ष में भी नहीं हैं और हम किसी के विपक्ष में भी नहीं। हमारा काम सही जानकारी लोगों को देना, कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो ये सामान्य सी बात है कि अगर आपके प्रतिनिधि अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी कंस्टिट्यूंसी के लिए सोच पाएंगे, बेहतर करने की सोच पाएंगे। यही हमारा है जी। हम आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर संजय मोहन जौहरी जी, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्टर साहब बात करना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय मोहन जौहरी जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी। डॉक्टर संजय मोहन जौहरी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। था कि आपके पास भी कई स्टूडेंट आते होंगे कि मतलब सर इस तरह की, मतलब ये हमारे पास पोस्ट आई है या इस तरह से कुछ आया है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं कि कैसे मतलब वो जांचे कि क्या सच है और क्या झूठ है? देखिए, एक
पत्रकार के रूप में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हम लोग जो रिपोर्टिंग के कुछ मूल मंत्र हैं कि कोई भी सूचना आपको अगर लेनी है तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के सही होना चाहिए। आपको ऑफिशियल सोर्सेज से पहले बात करना चाहिए और किसी रूमर्स पे बिल्कुल मत जाइए। और ऑफिशियल सोर्सेज में भी ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की न्यूज़ पे काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन से रिलेटेड हम बात करें तो इलेक्शन के रिलेटेड से संबंध में जैसे हम लोगों ने अपने रिपोर्टिंग की तो एक ऑफिशियल सोर्स इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होता है, उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उनसे बात करिए या उनके जो डिप्टी हैं उनसे बात करिए। मतलब खबर की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल सोर्सेज पे हमको जाना पड़ता है। जहां तक उसको खबर फेक है, ये तो आज के जो नई विधा है उसमें कुछ टूल्स हैं जिन टूल्स के थ्रू, जैसा कि आपने भी ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, उन टूल्स के थ्रू कैसे देखा जाता है। शायद ये एक्सपर्टाइज आप लोगों की तरफ है, लेकिन हम लोग तो पत्रकारिता के जो मूल मंत्र हैं कि आपको कैसे अवेलेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करके और खबर को ऑफिशियल नजरिए से देना और देखना है। तो हम लोगों की तरफ से तो रिपोर्टिंग के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उन पर ही फोकस किया जाता है। एडवोकेट संजय कुमार जी से बात करूंगा। संजय कुमार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, एक सवाल आया है कि चुनाव में आचार संहिता की क्या धारा होती है? देखिए, ऐसा है कि इसके अंतर्गत चुनाव में जो हमने ये देखा है कि अब आचार संहिता लागू होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आजकल एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया जो 16(6)A के तहत आया, उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी तरह का, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, इसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी आप अप्रिय संदेश देते हैं, जैसे आजकल आपने देखा हुआ कि बहुत सारे हम सूचनाएं अपने चुनाव घोषणा पत्र में और इस तरीके से हम लोग सूचनाएं देते हैं, और उसके अंतर्गत कभी हम ऐसी जो सूचना देंगे जो बिल्कुल अलग किस्म की सूचना जो एप्लीकेबल नहीं हो सकती, तो उसमें प्रोविजंस है 3 साल की सजा का। तो अब हम जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है और इसे किस तरीके से पहचाना जा सकता है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि दोनों के बीच का अंतर को हमें पहचानना होगा। सच के और झूठ के बीच के अंतर को हमें सबसे पहले जानना होगा, उसे पहचानना होगा, और फर्जी खबरों का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसे आगे किस तरीके से फैलाया जाता है और सामने वाले पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम ये समझेंगे। मैसेज भेजते समय हमें किसको इसे मैसेज भेजना चाहिए, किसे हमें नहीं भेजना चाहिए, हमें क्या इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हम इस चीज को जानेंगे। हम जानेंगे कि फैक्ट क्या है, विचार क्या है, अफवाह क्या है, यानी सच्चाई क्या है, ओपिनियंस किसे बोलते हैं, और अफवाह जो रूमर्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि दिल्ली उत्तर भारत में है, ये जो बयान है ये फैक्ट है, सच्चाई है। ये सभी को पता है कि दिल्ली उत्तर भारत में है, ये सच्चाई है, हम इसकी फैक्ट चेकिंग नहीं करेंगे। दिल्ली और मुंबई भारत में 2 शहर हैं, ये भी फैक्ट है, सच्चाई है, सभी को पता है कि दिल्ली और मुंबई भारत के ही 2 शहर हैं, इसका फैक्ट चेक नहीं किया जाएगा। अब जो ये तीसरा बयान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत शोर है, ये जो है ये किसी का ओपिनियन है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा ये ओपिनियन है दिल्ली शहर को लेके कि दिल्ली में बहुत ज्यादा शोर है। जैसे कि मेरे साथी है शरद जी, उन्हें लगता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज रफ्तार वाला शहर है, उनका ये ओपिनियन है। ऐसे ही एक चीज को देखने का 2 अलग अलग लोगों का ओपिनियन होता है। मेरा ये ओपिनियन है दिल्ली शहर को लेके, हो सकता है कि लखनऊ शहर को लेके आपका एक ओपिनियन हो। ओपिनियंस का भी सभी फैक्ट चेक नहीं किया जाता क्योंकि सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं एक चीज को लेकर। ये भी एक ओपिनियन है, मुंबई एक छोटा शहर है, जो शख्स मुंबई में रहता है उसका मुंबई को लेके ये ओपिनियन है कि मुंबई एक छोटा शहर है। हो सकता है कि वो दिल्ली में आए तो दिल्ली उसे बड़ा लगे, या फिर किसी और शहर में जाए तो वो शहर बड़ा लगे, तो ये उसका ओपिनियन हो गया उस शहर को लेके। सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है, यहाँ पर ये जो बयान है इसका फैक्ट चेक किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 चीजों की 2 बात हो रही है यहाँ पर। पहला सरकार को लेके और सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेके। यहाँ पर इसीलिए क्या सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है, ये जो जानकारी दी जा रही है क्या ये सही है, इसलिए इसका
फैक्ट चेक किया जाएगा। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्या सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है? क्या मुंबई का नाम सच में बदल दिया गया है? क्या ये जानकारी सही है? यहाँ पर इस बयान को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए इसका फैक्ट चेक किया जाएगा। ये एक अफवाह हो सकती है। डॉक्टर आशीष वर्मा से एक सवाल पूछना चाहूंगी। डॉक्टर आशीष वर्मा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर आशीष वर्मा, आपका स्वागत है हमारे वेबिनार में। थैंक यू। जी, कोरोना के दौरान काफी फर्जी खबर हैं जो हमें देखने को मिली। सबसे पहला तो खबर मेरे को लगता है कि कोरोना के दौरान जो सबसे ज्यादा फैली है वो फर्जी खबर कि लोगों ने कोरोना को मानने से ही मना कर दिया था, कि लोगों का स्टार्टिंग में ऐसा ओपिनियन था कि कोरोना कुछ भी नहीं होता है, कोरोना है ही नहीं, ये महामारी ही नहीं है, ये बीमारी नहीं है। तो उस टाइम आपने लोगों को कैसे समझाया? लोगों को आपके सामने क्या क्या कोरोना को लेकर जो फेक न्यूज है वो आपके सामने आई? देखिए, जहाँ तक कोविड की बात है और कोविड से रिलेटेड फेक न्यूज़ की बात है, तो लोगों के अंदर जो जानकारी करने की जो इच्छा है, यही सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ को फैलाने का भी रीज़न है। क्योंकि जब लोग जानकारी जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास में ना केवल सही जानकारियाँ आती हैं, बल्कि बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी सामने आती हैं और कई बार वो उनको सही मान बैठते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम कोशिश करें कि अपनी लिमिट के साथ में जितना हम कर सकते हैं, हम सही बातों को प्रोत्साहित करें। तो जैसे कोविड को लेकर के, जहाँ तक के बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैं एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे प्रोफेसर भी हूँ, उसके अलावा अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो दोनों ही तरीके के पेशेंट्स डील करता हूँ मतलब। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ फर्स्ट वेव में, तो फर्स्ट वेव तो मतलब उस समय तो लोगों को कोविड के बारे में एक तरीके से जैसा ऐसा लगता था कि जैसे कोई इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ और लोगों को लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उस समय लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर था कि उसको बाहर लाना ये बड़ा ही मुश्किल काम था। और उसके साथ-साथ लोगों को इस बात को भी बताना कि किस तरीके इस बीमारी से बचाव करें। क्योंकि उस समय बड़ी ही उत्सुकता थी लोगों के मन में, वो जानना चाहते थे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा? आने वाले दिन कैसे होंगे और कैसे हम इस बीमारी से पार पा पाएँगे, या हम कैसे इस बीमारी से छूट पाएँगे, कैसे हमारा इलाज होगा, क्या होगा? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही थी कि आप जैसे कि ये दवा खा लीजिए तो आपको कोविड बीमारी नहीं होगी। अगर आप जो है कुछ ऐसे आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे उपाय करेंगे तो उससे भी आपको ये बीमारी नहीं होगी, या आपको ऐसी बीमारी हुई तो आपको लोगों से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये कितना गलत था। उसकी वजह से बीमारी इतनी ज़्यादा फैली, लोगों को बीमारी होते हुए लोगों ने दूसरों को बताया नहीं और बीमारी को लगातार फैलाते रहे। कर लेते एक जगह पे, तो फिर उसके बाद में ये बीमारी इतनी फैल ही नहीं पाती। लेकिन लोगों ने क्या किया, बीमारी होते हुए भी दूसरों को बताया नहीं और इसकी वजह से बीमारी को अत्यधिक फैलना हुआ वो इसी कारण से हुआ। दूसरा, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थी लोगों को बीमारी को लेकर के, और साथ में जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में वेबिनार के वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन जब आई तो इतना सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को झेलनी पड़ी। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और आपको मैं बताऊँ उस समय वैक्सीन लगवाने के लिए कोई आता ही नहीं था, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था वैक्सीन लगवाने के लिए। इवन जो हमारे जानने वाले लोग थे वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होते थे, उनको समझाना पड़ता था कि भैया इस वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसको हम लोग किस तरीके से हम उससे पेशेंट को समझाते थे, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पेशेंट को का फ़ेथ हमारे ऊपर, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बहुत सारे रिसर्च ट्रायल जो पूरी दुनिया में हो रहे थे, उनका भी हवाला हम लोग देते थे कई बार। और कई बार जो बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो न्यूज़पेपर्स में उनके बयान, जो उनके आर्टिकल्स आते थे, टीवी में उनका जो रिपोर्टिंग होती थी, ये सब भी हम लोगों को हेल्प करती थी अपनी सही बातों को, बीमारी से रिलेटेड सही बातों को फैलाने में, और उसके साथ-साथ जो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट है या जो उसकी परेशानियाँ हैं, उनको कम करने में। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको डील किया। वो समय तो ऐसा था कि जिसमें किसी तरीके से हर व्यक्ति यही चाहता था किसी तरीके से हम इस परेशानी से बाहर आएँ, और उस परेशानी से बाहर आने के लिए वो जिसकी भी मदद ले पा रहा था,
जिससे भी कुछ उसको लगता था कि मुझे जानकारी मिल जाए। इवन कि हम लोगों का ये हाल था कि हमारे पास में दिन में कम से कम 50 से 100 फ़ोन आते थे, क्लिनिक्स बंद हो गए थे, लॉकडाउन हुआ था और कॉलेज में सिर्फ़ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिर्फ़ कोविड के ही पेशेंट भर्ती हो रहे थे। तो जो नॉर्मल पेशेंट था, कोविड के साथ-साथ जो नॉर्मल पेशेंट था वो भी इतना परेशान था कि कुछ कहने को नहीं। और उसके साथ-साथ में कि कई बार ऐसा होता था कि हम पेशेंट को बोलते थे कि नहीं आप जो है आकर के अपने पेशेंट को दिखा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट अपने घर से निकलना नहीं चाहता था और वो घर में रह कर के ही अपना इलाज चाहता था। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उसको हम लोगों ने किसी तरीके से 2 मेन इम्पोर्टेंट जो तरीके थे। एक तो ये था कि हमने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट किया। उसके साथ-साथ में उनको बताया, उनको समझाया और उसके साथ-साथ जो हमारे पास में रिसर्च ट्रायल जो अवेलेबल थे, जो कि हमारे पास समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उनका हवाला दे करके और उनसे खुद सीख करके और फिर उसको पेशेंट्स को बता करके कि अगर हम ऐसा करेंगे और ऐसा रिसर्च करके और रिसर्च से ये चीज़ें बातें हमको पता चल रही हैं और ऐसे ट्रीटमेंट करके और इस तरीके से हम इस सब बीमारी से बाहर आ सकते हैं और इसको बहुत परेशानियों को दूर जानना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उस समय को जो है निकाला। है। धन्यवाद। जी। जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, तो आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और वो ठीक कह रहे हैं। उनमें से एक आप देखिए यूट्यूब है। और यूट्यूब का क्या है, कोई सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल तो है नहीं। कोई भी आदमी आएगा, चैनल बना लेगा, कोई भी अपने चैनल को हटा सकता है। किसी भी तरह का वो दुष्परिणाम यानी कि दुष्प्रचार वो कर सकता है, कंट्रोल ना होने की वजह से। आपने देखा होगा कि जिस वक़्त ये लॉकडाउन लगा था और कोरोना काल को लेकर के, कोरोना की बीमारी को लेकर के इस तरह के दुष्प्रचार किए गए थे कि दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पलायन किया गया था। बताया जा रहा था कि ये बीमारी इस तरीके से कि अगर आप दिल्ली के अंदर रहेंगे और एक क्राउड एरिया में रहेंगे तो आप गाँव में चले जाएँगे, बच जाएँगे। तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की गई थी। क्योंकि मैंने बताया इसको कंट्रोल तो है नहीं, हालाँकि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो धारा है, अगर कोई इस तरह का दुष्प्रचार करता है तो उसकी 54 की धारा के तहत 1 साल तक की सजा है। तो वो डॉक्टर साहब ने ठीक कहा। फिर अभी आप देखिए हमारे कुछ नेतागण थे जिन्होंने इस बात के लिए कहा था, उन पे किस पे मुकदमा दर्ज हुआ? उन्होंने कहा कि भई इसके अंदर यानी कि गाय के बछड़े का सीरम मिला हुआ है। किसी ने कहा बीजेपी की ये वैक्सीन है, किसी ने कहा ये वैक्सीन जो आपकी इम्यून को कम कर देगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस और कहीं भी अगर आप देखिए इस तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कि होना क्या चाहिए कि इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि यदि आप देखिए, आज मैं एक आपको धारा बताता हूँ कि आईपीसी की एक धारा 269 है, जिसके तहत क्या होता है कि यदि आप इस तरह की किसी न्यूज़ को पढ़ते भी हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको किसी तरह का आघात होता है या आप बीमार पड़ जाते हैं, तो भी 6 महीने की सजा है, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ठीक कहा, क्योंकि कोविड काल के अंदर हमने ये देखा कि भई आप इंजेक्शन मत लीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और ये ज़्यादातर सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर हुआ, जिस पे इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए था। जैसे अगर कोई जी। पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो अगर कोई फेक न्यूज़ अपने बारे में फैलाता है या वो फेक न्यूज़ फैलाने में लोगों की मतलब लोगों द्वारा फेक न्यूज़ फैलवाता है वो, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? उसे किस तरीके से रोका जा सकता है? उसको फैक्ट चेक किस तरीके से किया जा सकता है उसके कदमों को लेकर? वहाँ पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए अभी जो संजय जी की बात को मैं सुन रहा था और संजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को बताया है। अब हमारा संकट जो मुख्य संकट है, अगर आप देखें कि जब हम न्यूज़ कहते हैं, तो चक्कर क्या हो रहा है कि जो हमारा परंपरागत मीडिया है, जिसको आप समाचार पत्र कहते हैं या टेलीविज़न कहते हैं, तो जहाँ डेडिकेटेड और ट्रेंड रिपोर्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, माने जिसको कहा जाए कि गेटकीपर्स होते हैं, जो न्यूज़ को चेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, उसके बावजूद कई स्तर पर गलतियाँ कभी-कभी रह जाती। लेकिन वहाँ गेटकीपर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट को चेक करते हैं, तब वो पब्लिक डोमेन में आता है। हमारे ये सोशल मीडिया का जो एक ढंग से कहा जाए कि जो बूम है और जहाँ पाठक, संपादक, लेखक सब एक ही आदमी है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है कि हम खुद ही खबरें भी बनाते हैं, खुद ही उसको एडिटर की भूमिका में भी हैं, खुद ही उसके प्रसारक की भूमिका में भी हैं। तो हमारा फैक्ट चेक करने का जो एक परंपरागत तौर तरीका मास मीडिया में जो बना हुआ था, सोशल मीडिया में वो नहीं है, जिसकी बात संजय जी कह रहे थे। और दूसरा कि सोशल मीडिया की जो रीच है, मोटे तौर पर अगर आप देखिए
तो लगभग आधी आबादी के पास आज की तारीख में व्हाट्सएप। इसका मतलब कि 50-55 करोड़ लोगों के पास अगर व्हाट्सएप है, कितने लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, तब समझिए कि फ्रैक्शंस ऑफ मिनट में ये चीजें कितनी बड़े स्तर पर फैल जाती हैं। और चक्कर ये हो रहा है कि ये इतने बड़े स्तर पर फैल जाती हैं कि जब तक आप काउंटर करते हैं तब तक वो चीजें स्टेब्लिश हो जाती। और हम लोगों ने देखा कि एक खास पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप बंगाल चुनाव की बात करें तो सोशल मीडिया पर ही पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा, और डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, क्योंकि ये इस मीडिया की ताकत है कि जब तक आप फैक्ट चेक करते हैं और जब तक आप फैक्ट लोगों को बताते हैं तब तक डिजास्टर हो गया रहता है। सबसे दिक्कत यहीं पर हो रही है। तो आपने जो बात कही कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो टेंटेड भी है और फेक न्यूज का सहारा लेता है, इस ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो निश्चित तौर पर देखिए आईपीसी की जो धाराएं हैं या आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं वो सारी एप्रोप्रिएट धाराएं हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको लेके हम लोग चिंतित हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम कहते हैं कि कोई भी अनइथिकल काम जो है वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आता है, कानून उसको रेगुलेट करती है, हर अनइथिकल काम को। चाहे वो आप किसी को फिजिकली हर्ट करते हैं तब, इमोशनली हर्ट करते हैं तब, किसी भी प्रकार से चीट करते हैं तब, किसी भी माध्यम से चीट करते हैं तब। तो इसका मतलब कि जब आप फेक न्यूज दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जिसको कहा जाए कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है पूरा उसके दायरे में आप आते हैं। तो धाराएं तो है, चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ कानून तो है जिसको हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ तो काफी है, हमारा ऑर्डर ही गड़बड़ है। कहने का मतलब कि लॉ को ऑर्डर में लाने वाली जो अथॉरिटीज हैं वो कई कारणों से, कई बार आश्वासन की वजह से, कई बार दबाव की वजह से, कई बार प्रलोभन की वजह से उन कानून का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए देखेंगे कि जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। और यूपी का चुनाव में यही आप देखिए कि एक आम आदमी के लिए सारे कोविड नॉर्म्स आपको पूरे करने हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए या जो कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनके लिए कहीं कोई कोविड प्रोटोकॉल कभी नहीं रहा। वो रैलियां भी हो रही हैं बिना डिस्टेंस के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के, बिना किसी और प्रिकॉशंस के। तो कानून तो है, ऐसा नहीं है, रूल्स भी हैं। आपदा प्रबंधन कानून की संजय जी ने बात की। आपदा प्रबंधन कानून आपदा के समय में सबसे मजबूत कानून है। उसके प्रोविजंस जो हैं अगर आप चाह ले और कोई उसको फोर्सफुली लागू करना चाहे तो वो सारे कानून को सरपास करके आप उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये करने का मादा मुझे लगता है कि आज नहीं है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमारी हो रही। लेकिन फेक न्यूज, पहले ही हम कह रहे हैं फेक, अगर वो फेक है तो न्यूज नहीं होगा, क्योंकि न्यूज के बारे हम लोग सब लोग जानते हैं कि न्यूज जो होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्क्रूटनाइज होता है, तभी वो न्यूज होता है। तो वो फेक है, तो फेक तो है, तो उसके लिए प्रोविजंस भी कानून में उसके लिए प्रोविजंस है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पर हमारा संकट ये है कि सोशल मीडिया का जो स्पीड है, उस स्पीड में संजय जी ने ठीक कहा कि भाई कानून की बहुत सीमित भूमिका एक ढंग से कही, और जब तक आप एक्शन लेते हैं तब तक ये दुर्घटना ज्यादा बड़े स्तर पर हो गई रहती। मैं यहाँ पर सुनैना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी। सुनैना जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल बताएं। मेरा सवाल आपसे कि सुन पा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने जो फेक न्यूज आती हैं, जैसे कि हम सभी के सामने फेक न्यूज आती हैं, स्टूडेंट के बीच में कि फेक न्यूज को लेके क्या प्रतिक्रिया होती है? वो आसानी से क्या मतलब कुछ भी देखते हैं तो क्या वो बिलीव कर लेते हैं, या उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो सच्चाई जाने, उस बारे में जाने की कहाँ से आई है, कैसे फैली है? जी प्रज्ञा जी, मैं आपको बताऊं, सिंस आई टेक केयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आम सवाल पे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि एग्जाम्स होने हैं या नहीं होने हैं, और किसी का माइक करने की जरूरत है, शोर आ रहा है, आई डोंट नो। हाँ, तो अभी इसी दौरान में जब अभी लास्ट सेशन हुआ, लास्ट सेशन, तो बहुत बच्चों में कंफ्यूजन था कि
यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर एमसीक्यू पैटर्न है या डिस्क्रिप्टिव है। तो तमाम तरीके के ऐसे थे। तो कोई क्या हो गया कि किसी एक बच्चे ने कहा कि मैम 10 दिन पहले की बात है, दिसंबर के अराउंड था ये क्वेश्चन, कि मैम क्या हम लोग के 10 दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं? तो मैंने कहा कि हाउ कम यू नो? तो बोले कि नहीं मैम मेरे पास एक मैसेज आया है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, यू फॉरवर्ड दैट मैसेज टू मी, डू नॉट फ्लोट दैट इन द ग्रुप। ओके, तो बच्चे भी एकदम घबरा गए। तो मैंने उनको बताया, पहले मैंने खुद से चेक किया, फिर उन्हें बताया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए। ओके, तो इतना आप क्रेडुलस मत बनो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सभी लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल आर लिटरेट, बट इट इज अबाउट मीडिया लिटरेसी। हमें मीडिया लिटरेसी है ही नहीं। ओके, वी डोंट नो हाउ टू रीड दैट मीडिया टेक्स्ट। दूसरी बात है, हम क्रेडुलस हैं, हमारा ये नेचर है कि हमको किसी ने बोल दिया ये आदमी खराब, ये आदमी अच्छा, तो हम विश्वास कर लेते हैं। वी डू नॉट क्रॉस चेक दैट फैक्ट। तो सबसे पहली बात है, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी फेक कंटेंट आ रहा है, तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू गो टू दैट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको पता है, आप वहां पे चेक करिए, अगर ऐसा कोई भी नोटिस मेंशन नहीं है तो आप उसको बिल्कुल नलिफाई कर दीजिए। प्लस आपके क्या होते हैं, कई बार इन्होंने बच्चों ने बोला हुआ है कि कुछ ऐसे पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, उसमें क्या होता है कि मेरा एक वाकया है, इनफैक्ट रियल इंसिडेंट है। तो उन्होंने नोटिस शेयर किया हुआ था, तो जो एग्जामिनर, जो कंट्रोलर थे, वो बहुत पहले का, मतलब किसी का सील था, जो पहले एग्जामिनर कंट्रोलर थे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर। तो मैंने बोला कि आप खुद से चेक करो कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है वो तो ये है नहीं, इसका मतलब है ये फेक है। दूसरी बात, मैं 3-4 चीजें बच्चों को बताती हूँ। सिंस आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू जस्ट हैव टू अप्लाई कॉमन सेंस। मैंने उनको बोला, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, या जो ऑर्डर है लेटर का वो गड़बड़ है, तो आप एक बार उसको चेक करो, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने भी बताया, वी हैव टू चेक द डोमेन। जैसे मुझे लगता है कि अगर हम कहीं पे भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई भी न्यूज या स्टोरी लिख रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर कि सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि अबाउट दैट ऑथेंटिक सोर्स। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेटा चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो हम up.gov.in कर ले, सीधी सी बात है। अब एक्स्ट्रा अननेसेसरी कहीं का भी लेने से अच्छा है कि हम जो उसका डोमेन है यूपी गवर्नमेंट का, up.gov.in, या फिर अगर हम कुछ कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो उसी से करें। तो मुझे लगता है मैंने ये बच्चों को बात बताई। और दूसरी बात है, बहुत सिंपल, सब लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फोटो थी, किसी बच्चे ने ही मुझे दिखाई थी कि महात्मा गांधी दलाई लामा के साथ में थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा, तो बोले कि ये देखिए किस तरीके से क्या है। तो मैंने कहा कि इसको क्या करो, इसको अपने फोन में या फिर लैपटॉप पे गूगल रिवर्स इमेज चेक होता है, जैसे कि आप जो है कोई इमेज ढूंढते हो, वैसे ही आप इमेज को अपलोड करते हो, जो आपका फीचर है गूगल रिवर्स इमेज चेक में, और आप उसको सर्च करते हो। तो वो जो है, जो इमेज आपको लग रहा है कि आपके पास आई है वो फेक है, उसके अगेंस्ट गूगल चेक करता है। अगर उसके पास कुछ ऐसा होता है तो वो उसको लगा के देता है कि नहीं भाई देखिए, महात्मा गांधी के साथ दलाई लामा की फोटो नहीं है, किसी और के साथ रही होगी, और इट जस्ट दैट की इमेजेस को कुछ मॉर्फ किया गया है। ऐसा होता नहीं किसी के ऊपर किसी का चेहरा लगा दिया है ना, ऐसे करके तमाम सारी चीजें होती हैं। तो गूगल रिवर्स इमेज चेक बहुत ही बढ़िया है, सिंपल है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी क्या हुआ था कि 2-3 ऐसे ही वाक्य हुए थे कि बहुत हेटरेट, हमारे यहाँ ना हेट स्पीच बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत पॉपुलर हैं इलेक्शन के सिनेरियो में भी, पैंडेमिक में भी। तो उसमें एक आया था कि किसी एक बच्चे ने पूछा था कि एक दलित महिला थी, उसके साथ कुछ ऐसे गड़बड़ किया जा रहा था, और दिखा रहे थे कि मतलब जो सवर्ण लोग हैं ऐसा कर रहे थे, मतलब पिक्चर में ऐसा विजिबल था। तो फिर मैंने उनसे बोला कि तुम इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, अगर तुमको इतना लग रहा है। इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके गूगल रिवर्स इमेज चेक किया, तो वो पता है क्या हुआ, वो किसी फिल्म की शूटिंग का सीन था। तो दैट इज हाउ आप, जब हम ये चीज फैला रहे हैं, अपने मतलब बता रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको किताबी ज्ञान देने से बहुत बेहतर होगा कि उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, और उनको खुद से चेक करना चाहिए। आप पता है, आप 3-4 बार चेक करोगे तो बच्चों को समझना चाहिए कि उनकी नजर खुद से पैनी हो जाती है, और इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग इट, यू चेक इट बिफोर यू फॉरवर्ड इट। आई थिंक सो। अब यहाँ पे मैं एक संजय मोहन जी से बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर संजय मोहन जौहरी जी। जी जी जी। हाँ संजय मोहन जी, दरअसल इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की फेक न्यूज काफी बढ़ जाती हैं, तो आपकी नजर में इस तरह की जो फेक न्यूज होती हैं इलेक्शन में, उनसे कैसे निपटा जाए? नहीं, जैसा आप लोग तो खुद ही बता रहे हैं कि उसको वेरीफाइड सोर्स से बगैर पता करे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी सूचना अगर हमारे तक पहुंच रही है
तो हम उसको आधिकारिक माध्यम से चेक करें। जैसे कि अभी पहले जो हमारे साथी हैं जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित सूचना दे रहे थे, ऐसे ही देयर आर ऑफिशियल सोर्सेज, और उन ऑफिशियल सोर्सेज को कांटेक्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तभी हम उस समाचार की सत्यता को परख सकते हैं। धन्यवाद संजय जी। इस मामले में मैं संजय जी से, डॉक्टर संजय कुमार जी से भी बात करना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो अगर इस तरह की फर्जी खबरें भेजते हैं कोई, तो इस तरह वालों की शिकायत कैसे और कहाँ करें? मैंने कहा ना कि आप अपने कंसल्टेंट पुलिस स्टेशन के अंदर जाइए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत आजकल ताकतवर है, उसकी धारा 66 के तहत आप सूचना शिकायत करिएगा, और उसमें तुरंत संज्ञान लेंगे। 100% उसके अंदर FIR दर्ज होती है, और आपको आगे तो आना होगा ना। जी, बहुत सही बात है ये। जैसे मैंने बताया, किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो कोई पार्टी हो, व्यक्तिगत व्यक्ति हो, या किसी ने आपको सूचना भेजी है, आपको निजी तौर पर भेजी है, या सार्वजनिक तौर पर भेजी है, तो वो बिल्कुल दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा है, और ये नॉन बेलेबल है ये। तो चलिए अब जानते हैं जो फेक न्यूज हम देखते हैं हम उनकी पड़ताल कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, और अगर आप इनसे भी ज्यादा और अधिक टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर सारे टूल्स की जानकारी दी गई है। आप वहां पर जाकर टूल्स के बारे में पता कर सकते हैं। हमारी जो सहयोगी साथी है उन्होंने भी चैट बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक और जो टूल बॉक्स है उसके लिंक्स शेयर किए हुए हैं। वहां पर जाकर आप सच्चाई मतलब टूल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हम कुछ भी देखते हैं, हम कोई भी जानकारी देखते हैं, उसकी सच्चाई सबसे पहले हमें किस तरीके से जाननी चाहिए? हमें गूगल ओपन सर्च के जरिए जाननी चाहिए। गूगल पर ओपन सर्च बेहद आसान तरीका है। इसके जरिए हमें सही खबर मिल सकती है। ओपन सर्च का मतलब है कीवर्ड के जरिए गूगल पर सर्च करना। अगर किसी खबर के सच होने का संदेह है तो आप सबसे पहले ओपन सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप गूगल पर जाइए, पहले आप देखिए कि वो किस बारे में है, जो आप न्यूज देख रहे हैं वो किस बारे में है, फिर उससे संबंधित कीवर्ड को आप गूगल पर सर्च करिए। अगर वो खबर सच है तो आपके सामने उससे रिलेटेड कई सारे न्यूज आर्टिकल आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो खबर कब की है, सच है या नहीं है। गूगल ओपन सर्च के लिए क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाना चाहिए, google.com टाइप करके एंटर दबाएं। गूगल पेज खुलने के बाद कीवर्ड टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे आपको कीवर्ड से संबंधित समाचार और लिंक के लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्च पेज में आपको कुछ विकल्प मिलेंगे। इनमें से पहला विकल्प होगा न्यूज। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी खबर सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी आपको जो न्यूज सेक्शन में है लिंक्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए वो फेक न्यूज होगी तो आपके सामने जो भी आर्टिकल्स होंगे, जैसे हमारा आर्टिकल होगा फैक्ट चेकिंग करा हुआ, वो आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो फेक है। जी, आप टाइम फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप टाइम फिल्टर के जरिए भी उस न्यूज के बारे में जान सकते हैं गूगल पर जाकर। आप अगर आपके सामने कोई पिक्चर है, कोई ऐसी पिक्चर है जो आपको लगता है कि गलत है, मॉर्फ्ड है, पिक्चर को बदला गया है, पिक्चर को एडिट किया गया, तो आप गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा टूल होता है, येंडेक्स भी एक ऐसा ही टूल है। आप येंडेक्स, अगर आपको गूगल रिवर्स इमेज पे उसकी जानकारी नहीं मिलती है तो आप येंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल रिवर्स इमेज की मदद से आपको तुरंत उसी तरह दिखने वाली तस्वीरें मिल जाएंगी। इसके जरिए आप अन्य वेबसाइटों पर इस्तेमाल की गई संबंधित फोटो के अलावा अलग अलग साइज की तस्वीरें भी दिख जाएंगी। हमारे सामने क्या हुआ था एक बार कि योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर थी जो कि एडिटेड थी। जैसे ही हमने मतलब वो क्या था कि वो नल से पानी पी रहे थे, लेकिन उसे एडिट कर दिया गया और वहां पर एक गाय लगा दी गई। ऐसा उसे इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से उसे एडिट करके दिखाया गया कि ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो गौमूत्र पी रहे हैं। लेकिन जब हमने गूगल रिवर्स इमेज के जरिए उसको सर्च किया तो जो असली तस्वीर थी वो हमारे सामने आ गई। हमें तुरंत पता चल गया कि वो नल से पानी पी रहे हैं। तो इस तरीके से आप गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने सारी जानकारी, उससे जुड़ी सारी तस्वीरें आ जाएंगी।
अब आपको बताते हैं कि गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आप कंप्यूटर या वेब ब्राउजर को खोलिए सबसे पहले, इस पे image.google. पर जाएं, फिर सर्च बाय इमेज पर क्लिक करें, फिर अपलोड एन इमेज, आपको अपलोड करनी है, वहां पर एक इमेज चूज करनी है और उसे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उससे संबंधित सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको कोई जानकारी इसी तरीके की कोई जानकारी गूगल रिवर्स इमेज पे नहीं मिल रही है तो आप Yandex एक ऐसी तरीके की वेबसाइट है, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। इस पे नहीं मिल रही है तो आपको उस पर मिल जाएगी रिवर्स इमेज। अब आपको हम बताते हैं कि आप वीडियो की, मतलब अगर कोई आपके सामने वीडियो है, आप वीडियो की सच्चाई जानना चाहते हैं, वीडियो से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से वीडियो की जानकारी जान सकते हैं। आप वीडियो के लिए इनविड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से इमेज की सच्चाई जानने के लिए गूगल रिवर्स इमेज बना हुआ है, उसी तरीके से वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इनविड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार के लिए यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो और उससे संबंध में पड़ताल के लिए इनविड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो है एक वेब आधारित टूल सेट है। एक वेब आधारित टूल सेट है, इसमें आप वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो से जुड़ी जितनी भी जानकारी वहां पर वेब पर अवेलेबल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा वीडियो का मेटा डिस्क्रिप्शन, आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो पर कोई कॉपीराइट है, इंफॉर्मेशन है उससे कॉपीराइट से जुड़ी, वो आपके सामने आ जाएगी। उससे जुड़ा कोई थंबनेल है वो आपके सामने आ जाएगा। फीचर्स कंटेंट उसके आपके सामने आ जाएंगे। आप इनविड टूल के जरिए उसके ग्राफ्स निकाल सकते हैं, कई उसकी तस्वीरें बना सकते हैं अलग अलग, और फिर आप उन्हीं तस्वीरों को गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैम ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप स्क्रीनशॉट लेके सर्च कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप इनविड टूल पे जाइए, उस वीडियो को अपलोड करिए और उस वीडियो को अपलोड करेंगे तो कई ग्राफ्स निकल के आएंगे, जो डिफरेंट ग्राफ्स यानी डिफरेंट उसकी तस्वीरें निकल के आएंगी। हो सकता है आपको एक तस्वीर से सच्चाई ना पता चले तो आप दूसरी तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पे करिए, हो सकता है उससे आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जी, जैसे कि मैंने भी बताया, उसकी आप की फ्रेम निकाल के जब उससे संबंधित जानकारी उसकी आपको लोकेशन पता चल जाएगी। जब उसे आप की फ्रेम को सर्च करेंगे उसकी लोकेशन, उस पे किस तरीके की टिप्पणी की गई है, उसके यूट्यूब पर उसका अगर किसी पिक्चर में थंबनेल में इस्तेमाल हुआ है तो वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्विटर या फेसबुक पर उस वीडियो का इस्तेमाल हुआ है तो उससे संबंधित आपके पास जानकारी आ जाएगी। अगर वो ट्विटर या फेसबुक पर वो वीडियो है तो वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं कि फेक न्यूज एग्जैक्टली किस तरीके की फेक न्यूज होती है और कितना ज्यादा दूसरे को दुष्प्रभाव कर सकती है, कितना ज्यादा किसी पे इम्पैक्ट कर सकती है और वो लोग कितनी इजीली मान लेते हैं उसे। जैसे कि आपके सामने एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, इसमें कुछ दवाइयों के बारे में बताया गया, इसमें कुछ दवाइयों के बारे में लिखा गया और इसमें कहा गया है कि इन दवाइयों को खाने से आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। और लोग मान के, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें फॉरवर्ड मिला मैसेज व्हाट्सएप पर तो वो उस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कि आप पहली चीज सोचिए, किस डॉक्टर ने ये दवाई आपको बताई है, इसका मोटिव क्या है, क्यों कोई भी डॉक्टर मतलब इस तरीके का मैसेज फॉरवर्ड करेगा। मतलब अगर आपको सबसे पहले तो अगर आप किसी शख्स को कोरोना है तो सबसे पहले काम तो उसका ये होना चाहिए कि उसे अपनी जांच करवानी चाहिए। जब वो जांच करवाएगा तब सामने आएगा कि उसे असल में कोरोना है या नहीं। सिर्फ ये सोच लेने से अरे हमें सिम्टम्स हैं कोरोना और हमें ये दवाई ले लेनी चाहिए, क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। और जो इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, क्या वो सही है? ऐसा ही एक फॉरवर्ड मैसेज मुझे मेरी मम्मी को आया था। ठीक है, उसमें क्या, वो 45 सेकंड का एक वीडियो था। उसमें 45 सेकंड का वो एक वीडियो था। उसमें क्या था कि उसमें लिखा था कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप अपनी सांस को रोक लीजिए, अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। इस तरीके से आप खुद कोरोना की जांच कर सकते हैं। क्या आप खुद सोचिए, 45 सेकंड तक सांस रोक लेने से कोरोना की जांच हो जाएगी? मतलब ये जो मेडिकल्स हैं, ये इतनी जो टूल्स बने हुए हैं जो जांच के लिए, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सांस रोक लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें खुद को अवेयर बनना होगा, अपने फैमिली वालों को अवेयर करना होगा, तभी हम आगे जाके इसको रोक सकते हैं फेक न्यूज को फैलने से। इस तरीके से कभी भी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर विश्वास ना करें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर आपको लगता है कि आप खुद इसकी जांच नहीं कर सकते तो आप हमें हमारे टिपलाइन नंबर पे इसको शेयर करिए, हम आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। जैसे जब चुनाव शुरू होने वाला था
उस टाइम क्या होता है, चुनाव शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करते हैं कि कहाँ पर किस दिन मतदान पड़ेंगे, लोग कहाँ पर किस दिन मतदान डाले जाएंगे, उस तारीखों का ऐलान होता है। उसमें हम इस बार क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान भी नहीं किया था और फेसबुक पर, ट्विटर पर तारीखें आ गई कि इस दिन लखनऊ में मतदान होगा, इस दिन सीतापुर में मतदान होगा, इस दिन शाहजहांपुर में मतदान होगा। लोगों ने खुद ही मतलब इस तरीके की पोस्ट शेयर करना, देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है, शेयर करना चालू कर दिया। जब हमने इसका पड़ताल की, जब हमने इसकी जांच की, तो हमने पाया कि ये तो फेक है। इलेक्शन कमीशन ने तो जारी ही नहीं करी है तारीखें। हमने इलेक्शन कमीशन से भी बात करी, हमने इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट से बात करी, उन्होंने बताया कि अभी तो हमारी तरफ से सिर्फ प्रोसीजर ही चल रहा है, जो भी ये सोशल मीडिया पर फैल रहा है ये फेक है। लेकिन लोग इस तरीके से इसे शेयर कर रहे थे, हजारों में इसकी शेयर्स थी। इस तरीके से आप, अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं जांच कर पा रहे, तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको वहां पर भी आपको टिप लाइन नंबर मिलेगा, आप वहां पर हमें कोई भी पोस्ट भेज सकते हैं। 24/7 हमारा टिप लाइन नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर। आप हमें भेजिए, हम आपको सच्चाई बताएंगे। आप हमें चाहे तो फेसबुक पर भी आप हमें टैग करके सच्चाई पूछ सकते हैं, आप चाहे तो हमें ट्विटर पे भी टैग कर सकते हैं, आप कहीं पर भी हमें टैग करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये सच है या नहीं, ये वीडियो की क्या सच्चाई है। हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, अगर कोरोना से रिलेटेड है तो हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे, हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन हम आपके सामने सच्चाई रखेंगे। हमारी साथी ज्योति पीडीएफ शेयर कर रही हैं ग्रुप पे, और इस पे कृपया आपसे अनुरोध है कि उसको और आगे तक बढ़ाइए और आगे साझा करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कितने ग्रुप में भेजे हैं, कितने ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो हमें बताइए। जिसकी सबसे ज्यादा रीच, टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से कस्टमाइज टी शर्ट दिया जाएगा। साथ ही हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। हम टिप लाइन बार कर रहे हैं, तो उसको अपने फोन में सेव करिए, और आप संदिग्ध फोटो, वीडियो या कुछ भी आता है तो आप हमें भेजिए, पड़ताल करके आपको बताएंगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि गूगल पे रिलायबल कैसे है, तो बेसिकली गूगल पे सारी जानकारी होती है। इसके अलावा हम यांडेक्स पे भी देखते हैं, हम आपको इनबिल्ट टूल भी बता रहे हैं। आप गूगल से चेक करिए, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, आपको पता करने में कई सारी उसकी खबरें आती हैं, आप विश्वसनीय सूत्रों पे भरोसा करिए, आप अविश्वसनीय सूत्रों पे मत जाइए। जो रिलायबल साइट्स हैं, जो रिलायबल मीडिया हाउसेज हैं, आप उन पे भरोसा करिए। अगर उन्होंने वो खबर दिखाई है तो उसके सच होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।